नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, जब मैं राजस्थान के टूर पर था, मैं जब माउंट आबू जा रहा था अपनी ही कार से, तो उस टाइम मैं कहानियों के चक्कर में ट्रक वाले ढाबा पर रुकता था। मैं कई बार कहानियाँ ले चुका हूँ ऐसी जगह से। मैं कोशिश करता था, कई बार सफल भी होता था और कई बार नहीं भी। कई बार मुझे कहानियाँ मिल जाती थी और कई बार निराश होना पड़ता था। मैं रात को करीब 9 बज रहा था, भूख भी लगी हुई थी। अब मुझे पता था कि ट्रक वाले ढाबे में ट्रक वाले रुके हुए होंगे और कुछ हम खाना भी खा लेंगे और देखेंगे वहाँ पर बातचीत करेंगे। कोई ट्रक वाला भाई कोई कहानी बताता है, उनके साथ कुछ घटना घटी हो, कोई भूत प्रेत की आप बीती सुना सकते हैं। तो मैं गया था उस ढाबा पर। हाईवे पर बगल में ढाबा था और 4-5 ट्रक मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग चारपाई पर बैठे हुए भोजन कर रहे थे। वहाँ चारपाई बिछी हुई थी जिस पर पटरी लगी हुई थी और ड्राइवर भाई वहाँ पर बैठ करके अपना खाना का आनंद ले रहे थे। मैं भी अपना गाड़ी रोका। खैर, फैमिली वाले अब ऐसे ढाबे पर रात के टाइम रुकते नहीं हैं, लेकिन वो ट्रक वाले साहब चौंक गए थे कि बात क्या है भाई। लेकिन मैं गया, ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ, कहानी के सिलसिले में आया हूँ। और फिर भूख तो लगी हुई थी लेकिन हम खाना नहीं खाते। मैं चाय का ऑर्डर करता हूँ कि भाई चाय मिल जाएगी। मैं सुना हूँ ढाबे की चाय बहुत शानदार होती है। मकान जो दुकान का मालिक था बड़ा खुश हो गया, बोला हाँ साहब, एक बार चाय पी के देखो। अब मैं तो कहता हूँ कि आप भोजन भी करके देखो। मैं बस तो यही तो चाहता था। मैं कहने लगा कि पहले हमें चाय पिलाइए, अगर चाय अच्छी लगेगी तो भोजन भी करेंगे। और इसके बाद तो मुझे मौका ही मौका था। मैं एक ड्राइवर के पास में पहुंचता हूं। देखने में उम्र 50-55 का था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी। मैं अपना परिचय तो उस टाइम नहीं दिया। मैं बताने लगा कि इस रोड पर मैं सुना है कि कुछ भुतहा एक्टिविटी होती है। और तब कहने लगे नहीं साहब, इस रोड पर तो मैंने कभी महसूस नहीं किया है। हाँ, मेरे साथ में एक घटना घटी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या आप भूत प्रेत या कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं? और तब मैं उनसे झूठ नहीं बोल सका। अब मैं कहने लगा कि मैं तो इसी चक्कर में आपके पास में आया था। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक मेरा चैनल है और उस पर मैं कहानियाँ डालता रहता हूँ। वो घूर करके मेरी तरफ देखने लगे। क्या नाम है आपका? कौन सा चैनल है? फिर मैं जब अपना चैनल का नाम बताया तो मेरी तरफ चौंक करके देखने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी और कहने लगे आप राज भाई हो? मैंने बोला जी जी, मैं तो आपकी कहानियाँ सुनता रहता हूँ। मैं कई बार सोचा था कि आपको ये कहानी भेजूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला था। कैसे भेजना था, क्या करना था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं ना। चलो कि आप आज मिल गए। अब इसके बाद एक अलग ही मज़ा होती है। अब फिर वो जो कहानी बताना शुरू किए ना, मैं उनके कहानी में जैसे गुम सा हो गया था। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं उस कहानी को। दोस्तों, ये कैलाश जी की कहानी है, कैलाश ट्रक ड्राइवर। और ये आज की घटना नहीं है। घटना को लगभग 25 से 30 साल के बीच की बात है ये। उनको अब तारीख, महीना, साल ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। कैलाश जी की उम्र लगभग 28-29 साल की थी। शादीशुदा थे, पारिवारिक व्यक्ति थे, नौकरी करते थे ट्रक ड्राइवर की, माल ढोते थे सड़कों पर। लेकिन उनके पास में जो ट्रक थी ना, उनके मालिक के कई ट्रक थे, ट्रांसपोर्ट का छोटा मोटा काम था उनका। इनके जो हिस्से में ट्रक मिली हुई थी ना, बहुत ही देखने में तो नई लगती थी, डेंटिंग पेंटिंग करके, लेकिन उसका इंजन था ना, वो बहुत ही पुराना हो चुका था। अगर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा माल लोड हो जाए ना, तो बड़ा मुश्किल होता था ट्रक को दौड़ाना। कैलाश जी अपने मालिक से कई बार शिकायत कर चुके थे कि मालिक कोई दूसरा ट्रक दे दो, ये ट्रक है ना अब बुढ़ा हो चुका है, ये ज़्यादा माल लोड हो जाता है तो ट्रक खींच नहीं पाता है। कई बार तो ऐसी ऐसी जगह पर रुक जाता है जहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं, कोई मिस्त्री नहीं। तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। मालिक कहता था कि बस थोड़ा दिन रुको, मैं एक नया ट्रक लेने वाला हूँ और कैलाश आप उस ट्रक को चलाना। लेकिन ये सिर्फ संतावना देता था कि कैलाश जी
बस जमे रहे, अब इसका नौकरी छोड़ के नहीं जाए। एक बार नौकरी भी छोड़ लिए थे कैलाश जी, जब गुस्सा में आ गए थे। एक बार ऐसे ही गुस्से में आकर के नौकरी छोड़ दिए, दूसरी जगह पर नौकरी करने लगे। लेकिन इस मालिक का बात कुछ अलग थी। कैलाश जी का कहना था कि चलो, अब ट्रक का काम नहीं करा रहा था, कोई मजबूरी होगी, लेकिन पैसा कौड़ी इज्जत देने में सबसे आगे था। मैं तो बस 5 दिन उस जगह पर काम किया था, अब मुझे लगने लगा कि नहीं, पुराना मालिक ही सही है। अरे जब कह रहा है कि नया ट्रक निकालेगा तो निकाल ही देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। और इसके बाद मैं फिर उसी नौकरी पर लौट आया था। कभी कभी कैलाश जी बताते थे कि मैं अकेले ही सफ़र करता था, कोई कंडक्टर नहीं मिल पाता था, कोई सेकंड ड्राइवर नहीं मिल पाता था। अब तो मजबूरन बस मुझे निकलना ही पड़ता था। और वो कहते हैं कि मैं असम की यात्रा पर था। हमारे ट्रक में लोहा लंगड़ का माल अब लोड था। अब इसके बाद मैं अकेले ही था, रुकता हुआ अपना ट्रक के हिसाब किताब देख करके, इंजन ज़्यादा गर्म हो तो मैं पहले रोक देता था। अब फिर कुछ देर आराम करने के बाद मैं आगे बढ़ लेता था। अब मैं ऐसी सड़क पर था जो बिल्कुल सुनसान हो गई थी, और वहाँ से जहाँ माल उतरना था ना, ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, मात्र 100 से 125 किलोमीटर का दूरी था। हाँ, मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि मैं करीब 12 बजे के आसपास, रात को 12 बजे के आसपास मैं उस गोदाम पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन उससे पहले ही रात को करीब 11 बज रहा था। अब मैं उस सड़क से गुजर रहा था। सड़क के आगे मैं पेट्रोल पंप छोड़ आया था। अब पेट्रोल पंप के पास में अब कुछ लाइटें लगी हुई थी, और आगे पीछे मतलब कुछ एरिया रोशनी से चमक रहा था, लेकिन रोड बिल्कुल खाली थी। पेट्रोल पंप तो मैं पीछे छोड़ाया था, और वो भी रात को बंद हो जाता था 7 बजे शाम को, अब फिर सुबह ही खुलता था। अब जैसे ही पेट्रोल पंप पार करके मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ दूर आगे अपना ट्रक चलाता हूँ, और वही पुरानी बात हो गई। ट्रक का इंजन गर्म हो गया, या ना जाने उसमें क्या परेशानी हुई, ट्रक रुक जाता है। जिस जगह पर रुकता है ना, अब वहाँ पर आसपास में ना कोई बस्ती, ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना कुछ भी लोग आते जाते दिखाई दे रहे। रात का 11 बज रहा था। मैं सोचा कि बस 1 घंटे का और सफ़र कर लेता, 1-2 घंटे का सफ़र हो, बस रुक गया था, अब मैं अपने मंजिल पर पहुँच जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं समझता था ट्रक का इंजन बूढ़ा हो चुका है, अब इसमें वो पहले वाली क्षमता नहीं रही। चलो देखते हैं, शायद इंजन ठंडा हो जाए तो शायद ये स्टार्ट हो जाए, नहीं तो सुबह फिर मैकेनिक के पीछे भागना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं भी अब ट्रक में आराम करने लगता हूँ। पीछे ढाबा पर मैं खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद अब ट्रक ख़राब हो गया। इसके बाद सुस्ती भी आ रही थी, तो मैं अपना ट्रक पर अब जैसे तैसे अपना सोने का जुगाड़ करने लगा। अचानक मौसम बिगड़ने लगा, धीरे धीरे करके अब बिजली कड़कने लगी, और फिर बरसात भी शुरू हो गई थी। और जहाँ बरसात शुरू हुई, ठंड का असर होने लगा था। ऐसा लगने लगा कि अब कंबल तो निकालना पड़ेगा, और वही मैं सोच रहा था कि कंबल निकालूं, और तब तक एक चीख मुझे सुनाई देती है सड़क के बिल्कुल सामने में। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी, लाइट लगी हुई थी, और उस रोशनी के पास में देखता हूँ कि एक लड़की है, और उसके पास में 2 अब जैसे मवाली जैसे लड़के खड़े हैं, बड़े बड़े बाल उनके, और उस लड़की का चुटिया पकड़ रखे। और लड़की बचाओ 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 करके अब आवाज़ लगा रही है कि मुझे बचा लो, कोई है तो बचा लो। मैं उस टाइम जवान था, और मैं पारिवारिक आदमी था। मैं समझता था कि लड़की के साथ में रात में अब ये लोग अच्छे तो हो नहीं सकते हैं, ये तो गुंडे मवाली हो सकते हैं। मेरे खून में उबाल आने लगा। मैं ऐसा नहीं था कि ऐसा मैं तमाशा देखता चुपचाप, और वो भी मेरे ट्रक के सामने में। मैं भी अब एक तरह से गुस्से में कांप गया था। देखो ना, ये देखने में तो गुंडे मवाली लग रहे हैं, और ये लड़की ना जाने कहाँ से लेके आए हैं। लड़की इनके साथ में जाना नहीं चाहती है, तभी तो चीख रही है। मेरा खून गर्म हो चुका था। अब मैं देर नहीं करता हूँ। बरसात हो रही थी, रिमझिम बरसात हो रही थी। अब मैं परवाह नहीं करता। मेरे हाथ में एक लोहे का डंडा था, जो हम अक्सर ट्रक वाले रखते हैं, कभी कभी ना को काम आ जाता है। वही डंडा मैं ले लेता हूँ, और ललकारता हूँ कि इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की को छोड़ दो। और मैं सेहत में भी अच्छा खासा था,
तो मैं डरता तो था नहीं। अब मैं उस ललकारते हुए उस तरफ जहाँ पर लड़की को दो लड़के पकड़ रखे थे, अब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे पहुँचता हूँ ना, वो मुझे ललकारते हैं कि तुम हमारे मामले में दखल मत दो, अपना काम करो, अब उस अपना ट्रक में जा कर के आराम करो और इधर देखने की कोशिश मत करना। शायद वो जानते थे कि मैं ट्रक में से उतर के आया हूँ और मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं कहने लगा कि ना, इस लड़की को तुम शराफत से छोड़ दो, और नहीं तो मेरे हाथ में ये डंडा देख रहे हो ना, इसी डंडा से मैं धुलाई कर दूंगा। शायद डंडे का डर था या ना जाने, भगवान जाने, वो एकदम डर जाते हैं और फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। लड़की देखने में अच्छे घर की लग रही थी, जवान थी, खूबसूरत भी थी, डरी हुई थी और मेरे पास में आकर कहने लगी, भैया जी मुझे बचा लीजिए, भैया जी मुझे बचा लीजिए, भैया जी। मैं कहने लगा, बहन घबराओ मत, मैं इसलिए तो आपके पास में आया हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए मेरे सामने में ट्रक खड़ा है, आप आ जाइए मेरे ट्रक में। आप इतनी रात में अकेले क्यों घर से निकली? तब कहने लगी कि भैया मजबूरी थी और इसलिए मुझे निकलना पड़ा। वो अपनी मजबूरी बताती है। आज जब मैं मजबूरी सुनता हूँ तो ये कॉमन सी बात है। ये घर से दूसरे घर में तभी इंसान जाता है जब उसके साथ में कोई बड़ी मजबूरी होती है। ऐसे ही मजबूरी थी उसके साथ में। मैं उसकी मजबूरी समझ करके कहता हूँ कि बहन आप मेरे साथ में आओ और मेरे ट्रक में आप गुजारा करो रात भर, सुबह हो जाएगा, आप जहाँ मर्जी जा सकती हो। आप कहती हो कि पास में घर है ना, तो आप चले जाना, लेकिन इस टाइम वो लड़के छिपे होंगे और आपको इंतज़ार कर रहे होंगे कब आके ले जाओ, और आप पर फिर वो हमला करेंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे। लड़की कहने लगी, भैया आप एक छोटी सी मदद कर दो आप। मैं कहने लगा, हाँ बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे ट्रक में चल के आराम कीजिए। शायद उस लड़की को मेरे ऊपर में विश्वास नहीं था, मुझे तो उस टाइम ऐसा ही लगा था। शायद वो संकोच में थी कि ये भी तो एक नौजवान लड़का है और दो नौजवानों से इन्होंने पीछा छुड़ाया, क्या पता इसके अंदर भी क्या चल रहा होगा, इसका मन स्थिति बदल जाए। वो घबराई हुई थी। मुझे एहसास हो रहा था कि वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसको लगता था कि मैं खजूर से गिरी, पताल से गिरी तो खजूर पर कहीं अटक न जाऊं। वही कहावत अब शायद मुझ पर लागू हो रहा था उसकी समझ में। अब मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा था। अब मैं बता रहा था कि बहन मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा आप वो लड़के थे, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप समझिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे ट्रक में चलिए और आराम कीजिए, और सुबह में जब दिन निकल जाए और आप अपने घर चले जाना। तब लड़की सोच में पड़ती है और फिर कहती है, भैया मेरा थोड़ा ही दूरी पर घर है, आप मेरी मदद कर दो ना, मुझे घर तक पहुंचा दो। अगर आप मेरे साथ में रहोगे ना तो वो लोग मेरे पास में नहीं आएंगे। मैं समझ गया ये लड़की जो है ना मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूं। सामान था हमारे ट्रक में, लोड था, मैं छोड़ के भी जाना नहीं चाहता था, और लड़की के आगे उसकी मजबूरी थी, वो ट्रक में रुकना नहीं चाहती थी। बारिश भी पड़ रही थी, कभी रिमझिम रिमझिम, कभी बूंदाबांदी और कभी रुक भी जाती थी। उस टाइम बारिश रुकी हुई थी, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ था, कभी भी जोर की बारिश आ सकती थी, हवा अभी भी ठंडी ठंडी चल रही थी। अब वो लड़की मेरी आंखों में जब देखती है ना, सच कहूँ ना, मुझे लगा कि मैं अपने आप को कुछ समय के लिए अब भूल गया हूँ। मुझे लगा कि वो लड़की सही तो कह रही है, वो लड़की मुझ पर क्यों विश्वास करे। ना, वो सही कह रही है, मुझे उसके घर के तक छुड़ाना चाहिए। मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ, कहता हूँ कि ठीक है बहन, चलिए कितना दूर आपका घर है, मैं छोड़ आता हूँ। तब कहने लगे, भैया ज़्यादा दूर नहीं है, इसी रोड के किनारे थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, बहुत मेहरबानी। अब इसके बाद वो लड़की आगे आगे अभी भी डरी हुई थी, चारों तरफ कभी दाएं कभी बाएं, जरा सा भी रास्ते में आहट होता था तो लगता था कि वो लड़के कहीं उसका पीछा तो नहीं कर रहे। डरना लाजमी था। अब मैं भी सतर्क था कि कहीं वो दोनों मवाली लड़के पीछे से आकर के मुझ पर हमला ना कर दे। मैं मजबूती से डंडा पकड़े हुए था, अगर वो आए तो मैं बाहर तो जरूर करूँगा, उनके पैर तो नुकसान जरूर पहुँचाऊँगा, मज़ा तो जरूर चुकाऊँगा। अब इसके बाद मैं कितना देर तक चलता रहा मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तब लड़की कहती है कि भैया बस हम पहुँच ही गए, बस थोड़ा सा इधर साइड में चलना है।
अब मैं क्या करूं, लड़की आगे आगे। अब हम मेन सड़क छोड़ चुके थे और एक कच्ची पक्की रास्ते पर हम आ गए थे। और वो कच्ची पक्की रास्ते पर हम कितनी दूर चले, मुझे उस वक़्त में ध्यान नहीं था। बस ऐसा लगता था कि मैं उस लड़की के काबू में आ चुका हूँ और वो जो कह रही है मैं उसका कहना मान रहा हूँ। आखिरकार वो एक घर के पास पहुँचती है। घर के बाहर पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है, जैसे आसमान बिल्कुल काला है। शायद आज अमावस की रात थी और ऊपर से बरसात वाली रात। जब बिजली चमकती थी तब जाके थोड़ा बहुत प्रकाश इधर से उधर दिखाई देता था। और वो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा का नॉक करती है तब अंदर से आवाज़ आता है कि कौन है। तब लड़की अपना नाम बोलती है कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुल जाता है। लड़की कहती है भैया अंदर चलिए, अंदर चलिए, घबराइए मत, ये अपना ही घर है। अब तो मैं लड़की के बस में था। मेरा तो दिमाग चल नहीं रहा था। जो लड़की कह रही थी मैं वही समझ रहा था। वो लड़की लेके मुझे उस बड़े से घर में आ गई। दरवाज़ा बंद हो चुका था, रोशनी घर में थी। और जब मैं अंदर पहुंचता हूं ना तो देखता हूं कि एक घर नहीं, एक बड़ा सा आंगन भी था और आंगन के साइड साइड में उसमें कई सारे कमरे थे और उसमें यही इकलौती लड़की नहीं थी। ऐसी ही लड़की उसमें मुझे 10-12 दिखाई दे रही थी, एक ही उम्र का, थोड़ा सा ऊपर या नीचे। मतलब ये लड़कियों का घर है, कोई हॉस्टल है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया ना, उस टाइम में दिमाग काम कर रहा था। और लड़की भी देखने में एक से एक खूबसूरत जवान लड़की। ये सब इतनी लड़की इस घर में कर क्या रही है, और वो भी आधी रात हो रही है। यहाँ चहल पहल है, अब सुन सपाटा तो है नहीं। तब वो लड़की मुझे एक कमरे में ले जाती है। अकेला कमरा, अकेली लड़की, अकेले कमरे में मैं अकेला। मुझे एक कुर्सी पर बैठने के बोलती है, भैया आप इस पर बैठ जाइए। मैं बैठ जाता हूँ। तब दूसरी लड़की मुझे पानी वानी लेके आती, जैसे मेरा सेवा भाव कर रही हो। लेकिन मुझे प्यास नहीं था। लेकिन उस लड़की ने जो कहा भैया पानी पी लीजिए, मैं देरी नहीं करता हूँ, पानी पीता हूँ। अब पानी पीने के बाद में वाकई मुझे शरीर में एक अलग सा अनुभव होता है, जैसे मेरे शरीर के अंदर में बहुत ताकत का एहसास हो रहा। ना जाने उस पानी में क्या था, मैं तो समझ नहीं पाया। तब बहुत सारी लड़कियां जो 10-12 थी उसी कमरे में आ जाती है, ज़मीन पर बैठ जाती हैं। सब मेरी तरफ देख रही है। मैं इतने सारी लड़कियों, खूबसूरत लड़कियों को देख करके हैरान हूँ। आखिर ये घर है, हॉस्टल है या फिर कुछ और है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज जो लड़की मुझे लेके आई थी बगल के कुर्सी पर बैठी हुई थी और फिर उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया कि भैया हम आपको जैसे इंसान को काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी तरह का कोई इंसान हमसे आके टकराए, हमारी एरिया में आए। हम यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि हम स्वतंत्र घूम रहे हैं इधर से उधर, इस इतना बड़ा घर में अब कोई पुरुष क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी तो उस वक्त में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जो बोल रही थी मैं बस सुन रहा था और वो बता रही थी कि आपको आश्चर्य लग रहा होगा ना, इतने बड़े घर में हम लड़कियां ही लड़कियां हैं। आप समझने की कोशिश कर रहे होगे मन में। मैं सर हिलाता हूँ। तब कहने लगी कि देखो भैया, हम सभी की सभी प्रेत आत्माएं हैं। जब मैं सुनता हूँ ना प्रेत आत्माएं, मुझे उस वक़्त में डर का अनुभव नहीं होता है। मैं एक तरह से बस देखता हूँ जैसे आम आम कोई चीज़ हो। मैं किसी बाज़ार में, किसी हॉस्टल में बैठा हूँ और कोई आके कहे कि मैं प्रेतात्मा हूँ, तो उस टाइम में वो लड़की कह रही थी कि भैया हम सभी की सभी प्रेतात्माएं हैं और हमें एक तंत्र मंत्र करने वाला मांत्रिक हम सभी को कैद कर रखा है। और आज से नहीं, सालों हो चुका है। हम कई बार भागने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो हमें भागने नहीं देता है। हमें पकड़ करके फिर इसी घर में कैद कर देता है। हम यहाँ से छूटने का बहुत यत्न करते हैं, लेकिन छूट नहीं पाते। और वो हम सभी के साथ में अब कुछ यातनाएं देता है, कुछ गलत काम हम लोगों से करवाता है। हमें मजबूरी में करना पड़ता है। अगर हम ना करें तो हमें और तकलीफ़ देता है। हम उस तकलीफ़ को सह नहीं पाते। हम मजबूरन बस
अब उसकी बात को माननी पड़ती है। हम सब इस जगह से आज़ादी चाहते हैं और हमें पता था कि हमें आज़ादी ऐसे वैसे कोई इंसान दे नहीं सकता है, वो खास किस्म का इंसान हो सकता है और तभी हमें आज़ादी मिल सकती है। अब हमें इतनी आज़ादी तो थी कि हम रोड के साइड तक इधर उधर हम कुछ खास एरिया में घूम सकते थे। हम टारगेट करते थे कि कोई हमारे लायक इंसान आज रोड पर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, और आप हमें दिख गए। हमने जब आपको देखा ना तो हम एक नज़र में पहचान गए कि आप में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप हमें सभी को आज़ादी दिलवा सकते हैं। मैं सच कहूँ ना, मैं उनकी बात को सुन रहा था। मेरे ऊपर उन बातों का कोई डर, कोई भय, उस टाइम शायद पानी जो पिया था ना, ये उसी का असर था। मैं डरा नहीं, और देखने में अपने आप को जो प्रेतात्माएं बोल रही थी सभी की सभी, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं आत्माओं के बारे में बहुत सारा किस्से कहानियाँ सुना था कि प्रेतात्माएं देखने में बड़ा ही अजीबोगरीब होती हैं, चेहरा भयानक होता है, उनके जो पैर हैं हवा में तैरते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर वो वाली बात थी ही नहीं। देखने में साधारण सी लड़कियाँ थीं, एक से एक खूबसूरत देखने में लग रही थी, लेकिन कहीं से भी उनका चेहरा भयानक नहीं था, ना वो हवा में उड़ रही थी, ना उनका पैर दिख नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं वो जल नहीं पिया होता ना तो शायद मैं डर जाता और मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो जल का असर था कि मुझ पर डर, भय ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। और वो अपनी बात को बस कह रही थी कि भैया आप में वो शक्ति है, हमने परख लिया। अब भैया नाराज मत होना, ये सब हमने स्वांग रचा था कि आप इस घर तक आ जाओ और हमें सभी को आज़ादी दिलवा दो। और जो लड़के जो आपको दिखे थे ना, मवाली टाइप के, ये दोनों हमारी बहनें हैं, उठ के खड़ी हो जाओ। दोनों लड़कियां उठ के खड़ी हो जाती है, आप फिर वैसे ही मवाली में बदल जाते हैं जैसा मैंने वहाँ पर देखा था। और तब मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होती, ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था। और वैसे मैं भूत प्रेत को मानता था। अगर मुझे पता चल जाता था कि इस रास्ते में भूत प्रेत हैं तो मैं थोड़ा डरा डरा सा रहता था। भगवान का नाम जपते हुए, ट्रक चलाते हुए और उस एरिया से निकलने की कोशिश करता था। और जब तक उस एरिया से मैं निकल नहीं जाता मैं डरा रहता था, भगवान को नाम हमेशा जपता रहता था। लेकिन इस घर में मुझे डर नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं लग रही थी। शायद वो पानी कुछ विशेष पानी था और इसी की वजह से मुझ में वो भय, डर ऐसा कुछ चीज़ महसूस नहीं हो रहा था। और तब वो कहने लगी, भैया आप हमारी मदद करो ना, मदद करो ना भैया। अब मैं अब एक तरह से उन्हीं के बस में था। वो तो जो चाहती मैं उसी वक्त में करने के लिए तैयार था, और मैं हाँ बस बोलना ही था कि हाँ बिल्कुल मदद करेंगे, बताइए मुझे करना क्या होगा। और तब कहने लगे, भैया हमारे पास में मात्र 3 घंटे का समय है, और 3 घंटे के बाद में जो मांत्रिक है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे पास में मौका है और अभी आप कर सकते हो। तब मैं कहने लगा कि बताइए मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ, कैसे आप लोग को आज़ादी मिल सकती है। मैं उस टाइम तो बिल्कुल डरा नहीं था। और तब वो कहने लगी, बस हम बताते हैं ना आपको, आप हमारे साथ में चलिए, हम उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर हम असली में कैद हैं। आप उस जगह पर चलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इसके बाद मुझे अब उस कमरे से निकाल करके अब बाहर आंगन में लेके आते हैं। कॉर्नर का एक मकान था, दरवाज़ा उसका बंद था, और दरवाजे के पास में कोई आत्माएं जो थी वहाँ पर 10-12 कोई नहीं जा रही थी। और जो आत्मा मुझे लेके आई थी और वो कहती कि भैया इस दरवाजे को आप ही खोल सकते हैं, हमारी कुव्वत नहीं है, हम में वो शक्ति नहीं है कि हम इस दरवाजे को खोल सके, सब कुछ इसी दरवाजे के अंदर में कैद है। आप दरवाज़ा खोलिए और हम बाहर से बताएंगे कि आपको करना क्या है। वाकई में मेरे में डर कहाँ थी, भय कहाँ थी, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं उस दरवाजे को खोल देता हूँ। कमरे में रोशनी भरी हुई है, चमक रहा है। रोशनी कहाँ से आ रही है मुझे उस वक्त कुछ मालूम नहीं हो रहा है। आज जब मैं देखता हूँ कमरे के अंदर में ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इस कमरे के अंदर में ऐसा क्या है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे
गुड़िया खिलौने कुछ अलग अलग चीज़ जानवर जैसे खिलौने रखे हुए हैं, सजा के रखा हुआ है और सबका कलर अलग अलग है। और इसके अलावा कुछ और भी थे, तंत्र मंत्र का सामान था। मैं देखने लगा कि आखिर इनकी आज़ादी कहाँ से मिल सकती है, कैसे मैं कर सकता हूँ। मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तब वही लड़की चिल्ला के कहती है, भैया सामने में देखो, सामने की मेज पर कुछ गुड़िया रखी है, आपके नज़र आ रही है क्या? गुड़िया गुड़िया जैसी रंग बिरंगी गुड़िया, अलग अलग तरह की। मैंने बोलने लगा, हाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ तो गुड़िया रखी हुई लाइन से। तो मैं अब बताइए मैं क्या करूँ इन गुड़िया को? तब वो लड़की चिल्ला के कहती है कि भैया जितनी भी लड़कियों की गुड़िया है ना, आप उसको उठा करके बाहर लाइए। बाकी में जितनी आत्माएं थी ना उस घर में कैद थी। उस टाइम तो मैं ज़्यादा हिसाब किताब नहीं लगाया, लेकिन मैं जब गुड़ियों को देखता हूँ ना तो अलग अलग कलर के जैसे कपड़े पहन रखी है, सबका अलग अलग अब चेहरा मोहरा है और देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उस 10-12 गुड़िया को मैं उठा लेता हूँ अपने दोनों हाथों में, छोटी छोटी सी गुड़िया। आज देखने में ऐसा लगता था कि ये जिंदा गुड़िया है, जैसे मेरे हाथ में कुछ हलचल सी हो रही। जब मैं उनको पकड़ रहा हूँ ना तो ऐसा गुदगुदाहट सी हो रही जैसे ये जिंदा हो, ये जैसे अब ये इनमें से हलचल हो रहा है। लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल डरा नहीं, कोई खौफ में नहीं। उन गुड़िया को लेकर के मैं बाहर आ जाता हूँ। हाँ, जैसे ही मैं गुड़िया लेकर बाहर आता हूँ ना, वो सारी आत्माएं जो लड़कियाँ थीं खुश हो जाती हैं। हाँ, कहती है हाँ हाँ यही तो है, यही तो है। हाँ, कहती है भैया आप इन गुड़िया को ज़मीन पर रख दीजिए। मैं वैसा ही करता हूँ, मैं उन गुड़ियों को खड़ा कर देता हूँ ज़मीन पर। तब एक एक गुड़िया अब जैसे मैं देखता हूँ ना और उन आत्माओं को देखता हूँ, उनकी जो ड्रेस है उसी हिसाब से मैच थी। मतलब जो बाहर 12 आत्माएं थी लड़कियाँ, वैसे ही लग रही थी जैसे वो गुड़िया थी, बिल्कुल कॉपी थी। ड्रेस भी वैसे उन्होंने पहन रखा था, गुड़िया ने पहन रखा था और वही ड्रेस उन आत्माओं ने पहन रखा था। चेहरा मोहरा देखने में बिल्कुल मिल रहा था। मैं उस टाइम सच कहूँ ना, मुझे ये खेल सा लग रहा था। डर तो था ही नहीं कि मैं डरूं और मैं कुछ गलत काम कर जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब वो कहने लगी, भैया आपने ये काम तो कर दिया, बस लगे हाथ। अभी हमारे पास वक्त है, अभी मांत्रिक कहीं गया हुआ है और हमें पता है कि आज वो देरी से आएगा। वो शमशान में अपनी साधना कर रहा है और वो लौटेगा, अभी उसमें वक्त है। तब तक आप हमें आज़ादी दिलवा दीजिए। मैं कहने लगा कि बहन आप बताओ, आपने बोला था हम गुड़िया निकाल के बाहर तक रख दिए, आप बताइए इसके आगे करना क्या है। तब वो कहने लगी, भैया बाहर चलना है, पास में एक नदी है, वहाँ तक इस सारी गुड़ियाओं को आप उस नदी में डाल देना है। अब बस आपका काम खत्म और हमें इस जगह से मुक्ति मिल जाएगी। मैं कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, आप चलिए। तब वो सारी जो आत्माएं थी कहने लगी एक एक करके, भैया आप इतना आसान मत समझो। वो जो मांत्रिक है ना, वो उस रास्ते पर कुछ ऐसे ऐसे जानवर छोड़ रखा है। आपने देखा होगा ना, वहाँ पर जहाँ गुड़िया रखी हुई थी, वहाँ पर ऊपर वाले डेस्क पर कुछ जानवर आपको दिखाई दिए थे ना, इसी गुड़िया के मॉडल में। मैंने बोला हाँ। तब कहने लगी कि वही जानवर उस रास्ते में भी हैं, बाहर में भी हैं, वो हमें आसानी से जाने नहीं देंगे। भैया ये काम तो आपको करना पड़ेगा, बस हम आपको बता देते हैं कि आप उस जगह तक आसानी से पहुंच सकते हैं और आप पर वो जानवर कोई अब वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो नुकसान हमें पहुंचाएंगे, हमें उस जगह तक जाने नहीं देंगे। उनको पता है कि रोकना उनकी ड्यूटी है। जब मैं ये बात समझ लेता हूँ तो कहने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जा कर के आप बता दीजिए कि नदी कितनी दूरी पर है। तब वो कहने लगे बस पास में है, मुश्किल से आपको 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन उस रास्ते पर जानवर तो छोड़ दीजिए, जानवर तो जानवर हैं, लेकिन जहरीले सांप वगैरह हैं, आप उनसे बचती हुई बचाती हुई जाइएगा। ऐसे ऐसे जहरीले सांप हैं ना कि एक बार आपको दंश मार देना तो बस 2 मिनट लगता है मौत होने में, आप उनसे बचना पड़ेगा। मैं कहने लगा कि मैं सांपों से कैसे बचूंगा, मुझे तो बचना नहीं आता है, मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है। अब वाकई मुझे सांपों से बहुत डर लगता था और उस टाइम मैं प्रेतात्माओं के बीच में था और उनसे मैं बिल्कुल नहीं डरा था। ऐसे लग रहा था कि सारी मेरी परिवार के
बहनें हैं, घर परिवार के हैं, जैसे मैं अपने घर के आंगन में हूँ, बैठा हुआ हूँ, डर नाम का चीज़ नहीं था। तब कहने कि इसके लिए हमारे पास में है इलाज। फिर एक वो कागज़ में छोटी सी पुड़िया देती है, भैया ये अपने जेब में रख लो, इसमें से एक खुशबू ऐसी फैलती है जिससे सांप को बुरा लगता है। अगर वो रास्ते पर सांप भी होंगे ना तो रास्ता छोड़ करके हट जाएंगे, आपसे दूरी बना के रखेंगे, आपके नज़दीक नहीं आएंगे। अब आप देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो वो काम करके गुड़िया को उस नदी में डाल करके दोबारा यहीं पर आ जाइएगा। वाकई में उस काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर कोई आम चीज़ होता, कोई और दिन होता, अगर मैं वो जल नहीं पिया होता या फिर उन लड़कियों का मुझ पर जादू का असर नहीं होता, तो ये काम तो मैं कभी नहीं करता। ऐसा डेंजरस काम वो जंगली रास्ते पर जहाँ पर सांप नाग घूम रहे हो, रेंग रहे हो, अब मैं उस रास्ते पर जाता कभी नहीं जाता। लेकिन उस टाइम अलग ही बात थी, एक अलग था वहाँ पर चीज़ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं वो काम करने पर तैयार हो जाता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता जाता हूँ। अब वाकई में जब बाहर निकलता हूँ ना तो मुझे अब थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, मेरे पास में अब ऐसे कोई साधन नहीं था जिसे मैं रोशनी कर सकूं, लेकिन उस प्रेतात्मा ने मुझे एक दीपक दिया था और वो कहने लगी भैया आप दीपक लेके जाना, ये दीपक बुझेगा नहीं, बरसात में भी नहीं बुझेगा, ये रास्ता आपको दिखाता हुआ जाएगा, आप उन नागों से सांपों से आप बच के निकल जाओगे। अब वाकई में वो छोटा सा दीपक, उसमें इतनी सी तेज रोशनी निकल रही थी जैसे कोई लाइट जल रही हो, और उसमें ऐसा क्या था खास मैं उस वक़्त समझ नहीं पाया था। और उसको लेकर के मैं उसी रास्ते पर निकलता हूँ। अब वाकई में उस रास्ता जो था ना वो बाकी डरावना था, दोनों साइड में जंगल था, बीच में पतला रास्ता और नदी बहने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। और ऊपर आसमान था ना वो भी अपना फुल मस्ती पर था, बिजली कड़क रही थी, चमक आता था तो पूरा जंगल आसपास के क्षेत्र दिखाई पड़ता था। और तब मुझे कई आँख ऐसे घूरते हुए नजर आए जैसे कोई जंगली जानवर हो, और उनकी लाल लाल आँखें देख करके मैं थोड़ा खौफ में था। लेकिन करूं क्या, उस टाइम मुझे यही काम दिया गया था और वही काम मैं करने निकलता हूं। और कुछ देर चलने के बाद में वाकई मुझे एक काला नाग दिखता है जो फन उठाकर खड़ा है, और जैसा लड़की ने कहा था ना वैसे ही हुआ, वो रास्ता छोड़ करके मेरा और जंगल में चला जाता है। जैसे उस पुड़िया का अब वो महक उसको समझ में आ गया हो कि ये अब हम इसको झेल नहीं सकते, और वो भाग लेता है। आखिरकार मैं ऐसे कुछ चीज़ों को देखता हूँ रास्ते में जो मैंने कभी देखा नहीं था, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें जैसे मुझे घूर रही हो। शायद वो वही जानवर थे जो उस टेबल पर रखे हुए थे, जो मांत्रिक ने अब एक तरह का माहौल बना के रखा हुआ था। अगर वो आत्माएं मेरे साथ में आती तो शायद उस नदी तक पहुंच नहीं सकती थी जहां तक अब उनको मुक्ति मिल सकती थी। और इसके बाद मैं डरते हुए तो नहीं, लेकिन उस टाइम मैं होशो हवास में था और उस नदी तक पहुंच जाता। अब वाकई में जब एक एक करके मैं सारा गुड़िया डाल देता हूँ ना तो मन में एक शांति सी मिलती है। ना जाने उस वक्त में मुझे क्या एहसास हुआ, मेरे आंखों से आंसू आ गया था। अब मैं सोचने में विवश हो गया कि मैंने आज एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। मेरे मन में यही धारणा चल रही थी। अब मुझे लगा कि बस मेरा काम क्या यहाँ तो हो गया है, मुझे अब उस घर में लौटना चाहिए और इस खुशखबरी को उन लड़कियों को देना चाहिए कि आप लोग अब मुक्त हो चुके हो। अब मैं वापस लौटता हूँ। वापस लौटने में ऐसे ही खतरनाक खतरनाक जानवर जब बिजली चमकती है ना तो दोनों साइड में दिखाई देते हैं, लेकिन मजाल नहीं कि मुझ पर वो झपटे, बस देखते हैं, घूरते हैं। अब मैं उनकी आंखों में आंखों डाल करके अंदर में थोड़ा भय जरूर था उन जानवरों से। सांप भी एक आध मुझे दिखे थे जो फुर्ती से रास्ता बदल लिए, मतलब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आया। आज जब मैं उस घर में पहुंचता हूं ना कोई भी नहीं था, पूरा आंगन पूरा घर मुझे खाली दिख रहा था, एक भी लड़की उस घर में नहीं थी। हाँ, तब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं तो खुशखबरी देने आया था कि मैं आपको मुक्त करा दिया हूं। सारा गुड़िया एक एक करके पानी में, बहते हुए पानी में डाल दिया था। मैं खुशखबरी उन लड़कियों को सुनाना चाहता था कि बहन आप लोग सभी आज़ाद हो। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में मैं भुचक्का रह जाता हूँ। एक भी लड़कियाँ मुझे
दिखाई नहीं देती है। अब मुझे लगता है कि अब मेरे शरीर में भय, डर आ रहा है। और सही में बाहर में कुछ भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। जंगली इलाका था तो ऐसा होना ही था। और डर मुझे व्याप्त होने लगता है। हाँ, मैं सोचने में विवश कर हो जाता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया है। ये काम जो किया, क्या मुझे करना चाहिए था? आखिर वो लड़कियाँ कहाँ गई? गायब क्यों हो गई? अब क्यों नहीं आ रही है? मैं उस टाइम पाँच एक मिनट तक वहाँ खड़ा इस बात को सोचता रहा। हाँ, तभी भयानक भयानक आवाज़ें बाहर में आती हुई सुनाई दी। अब मुझे लगा कि बस यहाँ से निकलना ही ठीक है। क्या पता वो मांत्रिक आता हो, जैसे लड़कियाँ ने कहा। हाँ, लड़कियाँ कहाँ गई? क्या वाकई में वो मुक्ति पा चुकी थी? इस घर से आज़ादी अब उन्होंने पा लिया था। हाँ, मैं उस घर से निकल जाता हूँ। हाँ, दौड़ते हुए कहूँ ना कि मैं रोड पर पहुँचता हूँ। हाँ, जब रोड पर पहुँचता हूँ ना, मेरा ट्रक साफ साफ दिखाई देता है। हाँ, तब मेरी जान में जान आती है। मैं ट्रक के आगे पीछे पूरा घूमकर देख लेता हूँ, तिरपाल से ढका हुआ है। अब लोहा लंगर तो था, ऐसा कुछ नहीं था कि हल्का सामान के कोई चोरी करके ले जाए। जब मुझे निश्चित हो जाता है कि हाँ, मेरा ट्रक बिल्कुल सही सलामत है, इसमें कोई माल चोरी नहीं है, तब मैं अपने ट्रक के अंदर आता हूँ। जब ट्रक के अंदर आता हूँ ना, जैसे ही दरवाज़ा खोल करके अंदर बैठता हूँ, वही पहली वाली लड़की कंडक्टर सीट पर बैठी हुई दिखाई देती है। देखते ही मुस्कुराती है। मैं उसको देखता हूँ तो कहता हूँ, बहन, मैं तो आपको उस घर में ढूंढ रहा था, आप लोग कहाँ चली गई थी? एक भी लोग कोई दिखाई नहीं दिया। तब कहने लगी हाथ जोड़ के, भैया, आपने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका ये उपकार का एहसान कैसे चुका पाएंगे? मैं कहने लगा, बहन, कैसा एहसान? आपने बोला और हमने कर दिया। वाकई में अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे पता था इस वक्त में मैं अब उनके बस में था नहीं। अब मुझे पता था कि ये प्रेतात्मा है। अब प्रेतात्मा किसी की सगी नहीं होती है। मुझे डर, अंदर खौफ महसूस हो रहा था। शायद उस लड़की को भी लगा कि मैं डर रहा हूँ। तब लड़की कहती है, भैया, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर पहुँचाना होता तो मैं कभी का पहुँचा देती। और आपने तो मुझ पर बहुत सारा उपकार किया, उन आत्माओं पर जो सालों सालों से हम उस घर में बंद थे। आपने बहुत एक पुण्य का काम किया भैया। और भैया, मैं समझती हूँ आपकी स्थिति को, मैं आपके पारिवारिक स्थिति को समझ रही हूँ। आप किस कष्ट से गुजर रहे हैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए भैया, आपके पास में भी लक्ष्मी जी आएंगी, धन आएगा, सब कुछ आएगा। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और देखना, मैं झूठ नहीं बोलती। और वो मेरे सर पर हाथ फेरती है। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव होता है उस टाइम में। और फिर वो उतरने लगती है। लेकिन उतरने से पहले अब एक अंगूठी मुझे देती है, भैया, ये अंगूठी अपने हाथ में कुछ दिन तक पहन कर रखना। और इसके बाद ये अंगूठी नदी में, बहता हुआ नदी में आप इसको डाल देना। और देख लेना, असर इसका ज़रूर होगा। आप हमेशा किसी की नौकरी नहीं करेंगे, आप अपने ट्रक के मालिक खुद बनेंगे। अब उसके बाद वो लड़की चली जाती है। बार बार मुड़ के देखती है। कहती है चिल्ला करके कि भैया, आपने बहुत अच्छा काम किया भैया, बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद बिजली ज़ोर से चमकती है और वो बिजली की चमक में जैसे कहीं खो गई थी। तब मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी रात बाकी थी। उसके बाद मुझे नींद तो नहीं आती। मैं इन सब घटनाओं को क्रम द्वारा जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने ये काम जो किया, कोई मुझे नुकसान तो नहीं होगा। मैं ये जोश जोश में तो कर दिया। और ना जाने उस लड़की का जादू था या मैं उस पानी को पिया था, उस पानी में कोई शक्ति थी, ये सब काम मुझे करवाई। मैं अब अगर होश में होता तो मैं इतना डरावना काम कभी नहीं करता। यही सब मैं अपने मन में सोच रहा था। तभी मुझे एक साधु जैसा व्यक्ति ट्रक के आसपास मंडरा रहा था। अब मैं जब देखता हूँ ना, तो मैं बस नॉर्मल साधु समझता हूँ कि ये कहीं रास्ते से गुजर रहा होगा, मुझे क्या करना है। काले वस्त्र पहने हुए, सफ़ेद दाढ़ी, लेकिन आंखें उसकी जैसे नशे में थी। जब बिजली चमकती थी ना, तब मैं उसको अच्छी तरह से देखा था। तब 2-3 बार मेरे ट्रक के आगे पीछे घूमा, फिर
केबिन के पास आके खड़ा हो गया। दरवाजे को नॉक करने लगा। तब मैं खिड़की से सर निकालता हूँ और देखता हूँ कि वही साधु है। तब मैं कहता हूँ कि बाबा जी कुछ काम है क्या? उसकी जो आवाज़ थी ना, वाकई इतनी भारी आवाज़ थी जैसे वो गहरे कुएं से बोल रहा। कहने लगा कि नौजवान, तुमने यहाँ पर आसपास में कुछ लड़कियों को आती जाती देखा है क्या? जब वो लड़कियों का नाम लेता है ना तो मैं कांप जाता हूँ। मुझे याद आ जाता है, वो लड़की कह रही थी कि मुझे एक मांत्रिक ने अपने बस में करके और हमें इस घर में सालों से कैद कर रखा है। अब मैं समझ जाता हूँ कि ये मांत्रिक तो यही तो नहीं है। मैं उसकी आंखें देखकर डर जाता हूँ। अब मैं समझ में नहीं पाता कि अब मुझे बोलना क्या चाहिए। फिर वो मांत्रिक कहता है, नौजवान तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने यहाँ पर किसी लड़की को आती जाती देखा क्या? तब मैं बस बिना कुछ बोले हुए आगे की तरफ इशारा कर देता हूँ। जैसे मेरी उंगली का इशारा वो समझता है, बिना कुछ बोले हुए अब आगे की तरफ बढ़ लेता है जिधर मैं उंगली का इशारा किया था। शायद वो समझ गया था कि मैंने उस लड़कियों को देखा था उधर जाते हुए। ये कैसे हुआ? अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता तो मैं खुद ही फंस जाता। और वो मांत्रिक था, जैसे उतनी आत्माओं को कैद में रख सकता है तो मेरे साथ में कुछ बुराई कर सकता था। लेकिन भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी थी। मैंने बस उंगली का इशारा कर दिया कि इधर गई है। उसके बाद वो लौट के नहीं आया। तब तक सुबह हो चुकी थी। आखिरकार मैं सुबह में लिफ्ट लेता हूँ और पास के आप शहर में पहुँचता हूँ। मैकेनिक को लिया करके अपना ट्रक सही कराता हूँ। फिर मैं उस जगह का आखिरी बार देखता हूँ जहाँ पर वो लड़की रात को खड़ी हुई दिखाई दी थी। उसके बाद मैं उस जगह से आगे निकल जाता हूँ। वहाँ से 100-125 किलोमीटर पर हमारा गोदाम था। अब मैं गोदाम पर जाकर के माल खाली करता हूँ। वहाँ का एक बूढ़ा चौकीदार, जो मैं उससे अपनी सारी बातें बताता हूँ, मेरी बातें सुन के मुस्कुराता है। कहता, नौजवान नशा करती हो क्या? तब मैं चौंकता हूँ कि बाबा मैं नशा पान करता नहीं, मैं गलत चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। तब कहने लगा कि नहीं, तुम नशा करते हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो तुमने देखा है ना, मैं तो इस चीज़ों को मानता नहीं। मैंने तो आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं। मैं इस गोदाम पर बहुत दिनों से हूँ और मैंने इस गोदाम पर आज तक कोई ऐसी आत्मा को नहीं देखा भटकते हुए। तुम कह रहे हो कि एक नहीं 12 आत्माएं, 12-13 आत्माएं की बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इससे बात करना बेकार है और इस घटना को मैं आज तक नहीं भूला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कैलाश जी की। तो कैसी लगी ये घटना, कैसी लगी ये कहानी कैलाश जी की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती हो, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।